अब हम चैप्टर फर्स्ट ह्यूमन ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहला टर्म है यहाँ पर नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। नेचुरलाइजेशन नेचुरलाइजेशन मतलब प्रकृतिकरण। किसका प्रकृतिकरण हो रहा है? ह्यूमन। इट मीन्स ह्यूमन इज नेचुरलाइज्ड इन दिस प्रोसेस। नेचुरलाइजेशन इट्स अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोगों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने और या प्रिमिटिव ह्यूमंस ने नेचर को समझा। यस, नेचर को समझा मतलब नेचर की फोर्सेस को समझा, नेचर के पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया, हमारे सीजनल पैटर्न्स को, नेचर के फोर्सेस जैसे कि फायर, जैसे कि स्टॉर्म्स, जैसे वाटरफॉल्स, रेनफॉल, जितने भी नेचर के पैटर्न्स हैं, जितने भी फिजिकल फोर्सेस ऑफ नेचर हैं, उन सबको समझा। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं हमारे एंसेस्टर्स हमेशा से नेचर को आज जैसा नहीं समझते थे। We have spent thousands of years to understand these powerful forces of nature. So, naturalization in simple word is being familiar with nature's forces, understanding nature's pattern. Being familiar with nature, its patterns and forces. ये हमारा पहला टर्म है। सेकेंड टर्म देखते हैं। यस, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। Humanization of nature. By the time humans started understanding nature, हाँ, हम नेचर को समझना सीख गए, हम नेचर के पैटर्न्स को समझ गए, नेचर की फोर्सेस को समझ गए और वी आर ह्यूमंस, हमने अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज करना शुरू कर दिया। मोर ओवर, अपने बेनिफिट के लिए उसे नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो ह्यूमनाइजेशन में जैसे जैसे हम ह्यूमंस ने उसको समझा, अंडरस्टैंड किया, we became capable, yes, with the rise of technology, we became capable to bend nature according to our needs. बिल्कुल सही, हम अपनी नीड्स के लिए नेचर को बेंड करने लग गए और यही कहलाता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति का मानवीकरण। राइट? humans started bending nature for self benefit. Yes, humans started bending nature for self benefit. हमने अपने फायदे के लिए नेचर को बेंड करना, उसको यूज करना, या वी कैन से दैट वी स्टार्टेड मिसयूजिंग द नेचर। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद अब हम ह्यूमन और नेचर के बीच के इंटरेक्शन को कुछ 3 स्टेजेस के थ्रू समझेंगे। उस समय रिलेशनशिप्स जो हैं ह्यूमन और नेचर के बीच में, उनको डिटरमाइन कौन करता था, उसके बेस पे हम 3 स्टेजेस को पढ़ेंगे। सबसे पहली स्टेज है हमारे सामने एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पर्यावरणीय निश्चयवाद। हाँ जी, इसको यही कहते हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद। एनवायरमेंट यूज्ड टू डिटरमाइन व्हाट विल बी द एक्शंस ऑफ ह्यूमन, व्हाट विल बी द कोर्स ऑफ टाइम। सब कुछ डिसाइड करता था एनवायरमेंट। इन सिंपल वर्ड्स, ह्यूमंस डिडंट अंडरस्टैंड नेचुरल फोर्सेस, नेचर्स पावर्स एज टुडे। हम जितना आज नेचर को जानते हैं उतना उस समय नहीं जानते थे, तो हम नेचर को सुपीरियर मानते थे, हम नेचर को वर्शिप करते थे, हम नेचर से डरते थे बेसिकली। तो इसी वजह से हम उन रूल्स को फॉलो करते थे, उन पैटर्न्स को फॉलो करते थे जो नेचर ने हमें दिए थे। फॉर एग्जाम्पल,
जब बारिश होती थी तब हम घर से बाहर नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि हमें लगता था कि नेचर हमें ऐसे सिग्नल्स दे रहा है कि इस समय हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिमिटिव मैन। जब बारिश आ जाती थी वो बाहर नहीं जाते थे। वो नहीं समझते थे कि आग क्यों लग जाती है, क्यों जंगलों में आग लग जाती है। उनको बिल्कुल इस चीज का कोई आइडिया नहीं था, इसके कॉजेज नहीं पता थे। वो इसको नेचर का गुस्सा समझते थे, नेचर का क्रोध समझते थे। इस वजह से इस स्टेज में, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की स्टेज में, ह्यूमंस इंफीरियर थे और नेचर सुपीरियर था। मैं यहाँ पर सिर्फ सिंपली कुछ टर्म्स लिख दूंगा। ह्यूमन वाज इंफीरियर एंड नेचर वाज सुपीरियर। एक और कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है? नेचर का डोमिनेंस था, वो हम बात कर चुके हैं, नेचर का डोमिनेंस होगा। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ह्यूमंस फॉलोड पैटर्न्स ऑफ नेचर। यस, ह्यूमंस नेचर के दिए हुए पैटर्न्स को फॉलो करते थे। सेकेंड स्टेज की बात करते हैं, तो ये है पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म, या इसे हम हिंदी में कहते हैं संभववाद। पॉसिबिलिटीज, वी ह्यूमंस ऑलवेज सर्च फॉर पॉसिबिलिटीज टू डेवलप आवरसेल्व्स। यस, by the rise of technology, humans became capable of bending nature according to their will, on their will. Yes, पॉसिबिलिज्म में या संभववाद में हम देखते हैं कि जब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, जब हम ह्यूमंस की आइडियोलॉजीज डाइवर्स होती गई, हमारे मन में सवाल आए, हम में से कुछ लोगों के मन में जरूर ये सवाल आए कि व्हाई शुड वी फॉलो रूल्स गिवन बाय नेचर? वी शुड चैलेंज देम, वी कैन चैलेंज देम, एंड यस, दैट आइडियोलॉजी paved the path of possibilism। जब हमारे मन में सवाल आने लगे कि हम नेचर के बनाए रास्तों पर क्यों चलें, क्यों नहीं हम उसको बदल दें, अब तो हम कैपेबल हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो हम ह्यूमंस ने नेचर को बेंड करना शुरू कर दिया अपनी नीड पे, अपनी नीड्स के हिसाब से। ऑब्वियसली अपने बेनिफिट के लिए। और हमने अभी ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर भी देखा, वहां पर भी बेंड कर रहे थे, लेकिन पॉसिबिलिज्म का मतलब है हमने इसमें अपनी सारी हदें पार कर दी। जितना पॉसिबल हो सकता था हमने नेचर को एक्सप्लॉइट किया। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर, हमने नेचर को एक्सप्लॉइट किया। हम बिल्कुल जानते हैं कॉलोनियल पीरियड, the resources from whole world, almost whole world, were exploited rigorously during colonial period। तो ये पॉसिबिलिज्म कॉलोनियल पीरियड से काफी रिलेटेड है। अब जब हम ह्यूमंस ने पॉसिबिलिज्म को हम जब समझने लगे कि पॉसिबिलिज्म क्या है, तो हमें इसके ड्रॉबैक्स पता लगने लगे। हमने ये जाना आफ्टर द एंड ऑफ कॉलोनियल पीरियड, आफ्टर द फॉल ऑफ imperial powers like Britain and France, हमने ये जाना कि इस पावर प्ले में हमने नेचर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया। और कुछ थिंकर्स, उस समय के कुछ थिंकर्स थे, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी सामने रखी। वर्ल्ड वाज लिबरलाइजिंग इन दैट टाइम, सो पीपल डिडंट हेजिटेट टू पुट देयर आइडियोलॉजीज फॉरवर्ड। उनमें से एक थिंकर थे ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ग्रिफिथ टेलर ने अपनी आइडियोलॉजी सामने रखी और एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम कहते हैं नियो डिटर्मिनिज्म।
नियो डिटर्मिनिज्म जो कि हमारे भारत की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम जानते हैं मध्यम मार्ग के नाम से। मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता, द मिड वे। जैसा कि हम सेंचुरीज से, सदियों से करते आए हैं इंडिया में, भारत में। नियो डिटर्मिनिज्म, नेचर को यूज करना हमारी जरूरत है, नेचर की पावर्स, नेचर के रिसोर्सेज को यूज करना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ हम बैलेंस बनाना भूल जाते हैं। तो नियो डिटर्मिनिज्म या मध्यम मार्ग हमसे कहता है कि वी शुड डेवलप बट सस्टेनेबली। हमें रिसोर्सेज अपने लिए यूज करने चाहिए बट फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचाने चाहिए। ये मध्यम मार्ग है, ना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएं, ना खुद नुकसान उठाएं। हम एक बीच का रास्ता निकालें, एक बैलेंस डेवलपमेंट करें। यही है नियो डिटर्मिनिज्म बाय ग्रिफिथ टेलर। तो इन टर्म्स को डिस्कस करने के बाद अब हम ह्यूमन ज्योग्राफी में टाइम के साथ क्या क्या चेंजेस आए, ह्यूमन और ज्योग्राफी के, ह्यूमन और नेचर के इंटरेक्शन में टाइम के साथ साथ क्या क्या चेंजेस आए, किस पीरियड में हमारी एक्टिविटीज कैसी रही, हमारी अप्रोच कैसी रही, इनको डिस्कस करते हैं। देखिए, अर्ली कॉलोनियल पीरियड, वो पीरियड जब कॉलोनाइजेशन अपनी बिगिनिंग पर था, द पीरियड व्हेन colonial powers, imperial powers like France, like England, they started searching for new lands to maximize their trade and their sales. In that period, approaches were basically exploration and description. जी, मेनली एक्सप्लोर किया जाता था। एक्सप्लोर का मतलब है नई जगह को जानने के लिए, नई जगह को जानने के लिए जाना, नई प्लेसेस को ढूंढना, सर्चिंग फॉर न्यू प्लेसेस। और ये सब एक्सप्लोर और डिस्क्रिप्शन क्यों हो रहा था? तो इंपीरियल ट्रेड्स के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए हो रहा था। इंपीरियल ट्रेड का इंटरेस्ट क्या था? यस, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। तो इन्हीं इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए दे वर सर्चिंग फॉर न्यू लैंड्स। एज वी नो, Columbus was searching and he found Americas. Vasco da Gama found a sea route to India, or we can say Asia. इसी तरह कई सारे एक्सप्लोरर्स ने बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए नए मार्केट्स को ढूंढा, या ट्रेड को इजी बनाने के लिए नए रूट्स को ढूंढा। ये सब एक्टिविटीज अर्ली कॉलोनियल पीरियड को मार्क करती है। नेक्स्ट देखते हैं लेटर कॉलोनियल पीरियड, मतलब कॉलोनियल पीरियड का जो बाद का समय था, उसमें रीजनल एनालिसिस हुआ। रीजनल एनालिसिस, किसी रीजन के बारे में अच्छे से जानना। जैसे हम किसी जगह पर एज अ टूरिस्ट हम जाते हैं, तो हम उसको एक्सप्लोर करते हैं और वापस आकर अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को उस जगह के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं। बट अगर हम किसी जगह पर कुछ ज़्यादा दिन रहने लगे, कुछ ज़्यादा समय हम रहने लगे, तो हम उस रीजन का एनालिसिस करेंगे। जस्ट लाइक दैट, उस समय ट्रेड में काफ़ी टाइम लगता था। अपने गुड्स को, अपने वेयर्स को सेल करना, नई चीज़ों को खरीदना। इस बीच लोग काफ़ी समय तक नई नई जगहों पर रहते थे। तो जब वो ज़्यादा रहते थे, उनको टाइम मिलता था एनालिसिस करने का, और वो उस जगह के बारे में जानते थे, सभी एस्पेक्ट्स के बारे में जानते थे। और उस समय अर्थ, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, जो भी लोग स्टडी करते थे अर्थ के बारे में, नेचर के बारे में, उन सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हुआ करता था अर्थ। तो अर्थ को एज ए होल तो हम कई बार डिस्कस कर चुके थे, लेकिन रीजनल एनालिसिस में अर्थ के डिफरेंट रीजन्स के बारे में सोचना शुरू किया गया। अर्थ के डिफरेंट रीजन्स, जैसे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के एरियाज या साउदर्न हेमिस्फेयर के एरियाज, या फिर ईस्टर्न वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड, इन अलग अलग रीजन्स के बारे में फोकस किया गया। ये हाईलाइट्स है लेटर कॉलोनियल पीरियड के। अब हम देखते हैं 1930s थ्रू इंटर वॉर पीरियड।
इंटर वॉर पीरियड, यहाँ वॉर का मतलब है वर्ल्ड वॉर्स, जो कि फर्स्ट 1914 टू 18 एंड सेकेंड 39 टू 45। इस पीरियड में क्या किया गया, यहाँ पर किया गया एरियल डिफरेंशिएशन। Focus was on identifying uniqueness of any region and understanding how and why it is different from others. इंटरवॉर पीरियड में हम लोगों ने, हमारे जियोलॉजिस्ट ने हर एरिया के बीच में डिफरेंस ढूंढा। जैसे कि माउंटेन्स, कहीं प्लेट्यूज होते हैं, कहीं प्लेन्स होते हैं, तो प्लेन्स माउंटेन्स से अलग क्यों हैं, कैसे बने होंगे, कैसे उनका ओरिजिन हुआ होगा। हिमालयाज बने तो क्यों बने, यस पामीर नोट है तो क्यों है, रॉकीज, एंडीज, एल्प्स, जो भी हमारी माउंटेन रेंजेस हैं या जो फिजिकल फीचर्स हैं जो डिस्टिंक्टली हमें दिख जाते हैं, वो सब ऐसे क्यों बने, इस तरफ हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ी। वो 1930s इंटरवॉर पीरियड में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं लेट 1950s टू लेट 1960s, स्पाशियल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि अभी हमने देखा, अलग अलग पूरी अर्थ को डिस्कस करने की जगह अलग अलग रीजन्स को डिस्कस करने लगे। और जब हम इन अलग अलग रीजन्स के बारे में जाना, हमने अलग अलग रीजन्स को समझा, उनका एरियल डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद हमने इन सभी को ऑर्गेनाइज कर दिया स्पाशियली। मतलब एक दूसरे के रेफरेंस में हमने उनको, जैसे कि हम जानते थे कि अफ्रीका इस तरह का एक कॉन्टिनेंट है, लेकिन हम ये नहीं हम नॉर्दर्न अमेरिका, साउदर्न अमेरिका को साथ में उनकी क्या लोकेशन है एक दूसरे के रेफरेंस में, यूरोप की क्या लोकेशन है, एशिया की क्या लोकेशन है, इनको हमने स्पाशियली ऑर्गेनाइज कर दिया। ये कहलाता है स्पाशियल ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते थे कि ये अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, इन सब का रीजनल एनालिसिस तो हम कर ही चुके थे। इसमें हमने इनको सबको अपने एक दूसरे के रेफरेंस में ऑर्गेनाइज कर दिया, और फिजिक्स के लॉज, मैप का नॉलेज, जियोमेट्री का नॉलेज, क्लाइमेटिक रीजन्स का नॉलेज, इन सभी को जब हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो कुछ हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उन सब के मैपेबल पैटर्न्स हमारे सामने आ गए, जिससे कि अर्थ के बारे में समझना बहुत ज़्यादा इजी हो गया। अब हम आगे देखते हैं 1970s को, मतलब कॉलोनियल पीरियड के बाद का समय, आफ्टर कॉलोनियल पीरियड। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कॉलोनियल पीरियड में नेचर का सबसे ज्यादा एक्सप्लोइटेशन हुआ। अराउंड 1950s ऑलमोस्ट ऑल कॉलोनियल कंट्रीज वर फ्रीड। लगभग सारे औपनिवेशिक देश आजाद हो चुके थे या हो रहे थे, लगभग 1950 के आसपास। हम भी 1947, हमारे एशिया के कई सारे देश इसी 1950s में आज़ाद हुए। तो शुरुआत के कुछ 10-20 साल जो थे वो हमारे अपनी कंडीशन को इस्टेब्लिश करने में, रिकवरी करने में निकल गए। और आफ्टर 19 या ड्यूरिंग 1970s कुछ अलग आइडियोलॉजीज सामने आई। जैसा कि कॉलोनियल पीरियड के जाने के बाद हम थोड़ा हमारा वर्ल्ड थोड़ा लिबरलाइज हो गया था। नई आइडियोलॉजीज जैसे कि ह्यूमनिस्टिक आइडियोलॉजी, रेडिकल आइडियोलॉजी एंड बिहेवियरल आइडियोलॉजीज का इमर्जेंस हुआ। आइडियोलॉजीज ये नेचर के प्रति इंसान का कैसा पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए या क्या उसका रोल होना चाहिए, उसको लेकर ये आइडियोलॉजीज थी। जैसे कि ह्यूमनिस्टिक आइडियोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक इट मीन्स इट इज सेंटर्ड, इट इज ह्यूमन सेंटर्ड। यस, ह्यूमन सेंटर्ड, जैसा कि हम पॉसिबिलिज्म में देखते थे। ह्यूमनिस्टिक आइडियोलॉजी ये कहती है कि ह्यूमन शुड बी इन सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। हाँ, सभी रिसोर्सेज के सेंटर में ह्यूमन होना चाहिए, हर चीज का बेनिफिट ह्यूमंस को मिलना चाहिए, नेचर शुड बी सब्सिडरी। ये आइडियोलॉजी कहलाती है ह्यूमनिस्टिक। उसके बाद रेडिकल आइडियोलॉजी, रेडिकल्स, यस, रेडिकल आइडियोलॉजी ये है, जो लोग ये चाहते थे कि नेचर को रिस्टोर करना सबसे ज्यादा जरूरी है, एट एनी कॉस्ट। आज के आज, अभी के अभी नेचर को हम रिस्टोर करना शुरू करते हैं, लेकिन हम जानते हैं जो 100, 200, 300 सालों में जो डैमेज हुआ है वो 10-20 सालों में तो रिकवर होगा नहीं। एंड रेडिकल्स की आइडियोलॉजी कहती थी कि अभी से, इसी वक्त से हम
नेचर को एक्सप्लॉइट करना बंद कर दें। लेकिन स्टूडेंट्स, वो फेज़ डेवलपिंग का फेज़ था और रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमारे पास तीसरा बिहेवियरल आइडियोलॉजी का इमरजेंस होता है, जो कहती थी कि हम अगेन वही जो मिडवे और इनमें हम बात कर चुके हैं। बिहेवियर आइडियोलॉजी कहती है कि हमें एक बैलेंस डेवलपमेंट करें, ना नेचर को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करें और ना ही अपने डेवलपमेंट को भी रोक दें। आगे देखते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म 1990s। पोस्ट मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म में क्या था, पूरे वर्ल्ड को किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से जनरलाइज किया जाता था, जैसे ह्यूमनिज्म, जैसे कि रेडिकलिज्म या बिहेवियरलिज्म। इन आइडियोलॉजीज से ये जो थिंकर्स थे वो पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन को जनरलाइज करना चाहते थे, जैसे कि यूनिवर्सल थ्योरीज बना देना चाहते थे। लेकिन हम जानते हैं कि हर लोकेलिटी, हर रीजन अलग होता है। कहीं पर आप रेडिकल अप्रोच अपना सकते हैं, कहीं पर आप ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी अपना सकते हैं। जैसे कोई कंट्री है जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की अबंडेंस है और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छे स्टेट में है, पोल्यूशन बहुत कम है, पॉपुलेशन भी बहुत कम है, तो वहाँ पर हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को अपना सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई ऐसा देश है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी है रिसोर्सेज की, पानी की कमी है, पॉपुलेशन एक्सेस है वहाँ की, क्या वहाँ पर हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को अपना सकेंगे? तो बिल्कुल नहीं। तो पोस्ट मॉडर्निज्म में ये थॉट सामने आए कि यू कैन नॉट जनरलाइज अ थियोरी ऑन द होल वर्ल्ड, वी कैन नॉट run the whole world with just one theory. We should understand that every area has distinct features, distinct needs. So postmodernism focused on individual theories or regional theories. आई होप आप इन स्टेजेस को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके अभी भी कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं और अपने डाउट सामने रख सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।